अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदेद। आज सबसे पहले जिक्र करते हैं बड़ी ख़बर, गोया कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान बाकायदा तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है और 12 अगस्त को गिरफ्तार होने वाले साबिक DGSI पे जो चार्ज फ्रेम किए गए हैं उसमें एक तो ये है कि वो खिलाफ ज़ाब्ता सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए, जबकि साथ में उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जो रियासत के मफादात हैं उनको नुकसान पहुँचाया और साथ में ये कि उन्होंने इख्तियारात और वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाया। और इसके साथ ये भी कहा गया है ICPR की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है कि मुल्क में बदअमनी इंतशार से मुताल्लिक पुरतशद्दुद वाक़यात में भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुताल्लिक अलहदा से तफ्तीश की जा रही है और इन वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये इल्ज़ामात किस कदर संगीन हैं और इनकी सज़ा क्या हो सकती है और इस सारे अमल में क्या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद साहब अकेले मुलव्वस थे या कुछ और अनासर भी हैं, और वो जो सियासी सरगर्मियाँ थीं वो किसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए उसमें वो मुलव्वस पाए गए और उससे जुड़े किरदार कौन हो सकते हैं और उनके लिए भी सज़ाएँ क्या तजवीज़ की जा सकती हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली इस हैपनिंग के बाद पाकिस्तान की जो सियासी फ़िज़ा है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और रहनुमा सियासी रहनुमा फवाद चौधरी साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये हैपनिंग, इसकी जो टाइमिंग है इसके हवाले से क्या कहेंगे, कितनी इंपॉर्टेंट है और ये सिचुएशन को जो मौजूदा हालात उसको किस तरफ लेके जाएगी? पाकिस्तान में तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है इस तरह का, तो टाइमिंग क्या, बस ये तो एक फौज का इंटरनल इशू है। उन्होंने इसको जो है इसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है उसका फैसला किया है, वो जाहिर है कि वो जाने और उनका काम जाने। सियासत के ऊपर इस पर क्या असर होगा? कोई सियासत पे इसका कोई असर नहीं है। सियासत पे तो जो 2 साल में जो पाकिस्तान में तल्खियां हैं वो बरकरार हैं और अपैरेंटली लग रहा है कि वो मजीद बढ़ेंगी। और कोई सच सोच यही है कि चूंकि PTI की जो स्ट्रीट पावर है वो उसको हमने फतह कर लिया है और PTI जो है वो स्ट्रीट के ऊपर कोई बड़ा खतरा नहीं है, लिहाजा बस इस तरह ही उसको जो है वो तुम के रखो करके चलिए। बस यही मेरा ख्याल है। सियासत में तो हुकूमत की तरफ से यही चल रहा है और यही चलेगा। कोई उसमें मुझे तो कोई अपैरेंटली कोई साइन नजर नहीं आ रहा कि जिसमें ये रियलाइजेशन हो कि ये जो तल्खियां हैं इन्होंने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाया है और इसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासी, इंतजामी और अदालती जो बुनियाद है वो हिल के रह गई है। सही, लेकिन इनफैक्ट तहरीक इंसाफ के दिनों में आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बड़े करीब रहे हैं, तो इस वक्त जो जनरल फैज़ हमीद साहब पे एक इल्ज़ाम यह है कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं, किसी एक सियासी गिरोह की माँ के ऊपर वो बहुत कुछ करते रहे, ऐसा कि जो मुल्क के लिए मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई है। आप इमरान खान के करीब रहने वाले अफराद में से हैं, तो आपको लगता है कि एक DGSI की इस कदर कुर्बत थी या वो सियासी तौर पे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर असर आ गए थे और उनके लिए अपने जो एक डिफाइंड रोल से हट के भी कोई किरदार अदा कर रहे थे? देखिए, ये डिफाइंड रोल से हट के तो 53-54 से ही एस्टैब्लिशमेंट का रोल चला आ रहा है और 70s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ISI बनाई थी और उसके बाद जो है 84 ऑनवर्ड आप समझिए कि पॉलिटिकल रोल भी उनका चला आ रहा है। सो अब ये तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम द प्रीवियस रोल्स या क्या जो था उनका मामला था, लेकिन जो पॉलिटिकल रोल है वो तो आपको हमको पाकिस्तान में लोगों को पता ही है कि जाहिर है 84 ऑनवर्ड जो एक रोल है एस्टैब्लिशमेंट का उसमें ये रोल एक पिवटल रहा है और आगे भी इसके लिए तो एक बड़ी आप समझिए कि एक एक्सरसाइज चाहिए ना इस रोल को खत्म करने के लिए, और वो पाकिस्तान की सियासत में और जो इंतजामिया और सियासत दोनों में एक बड़े इस्लाहात की जरूरत है, ऐसे तो नहीं खत्म हो जाना।
और इनफैक्ट चौधरी साहब, क्योंकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब किसी ज़माने में ये कहा जा करते थे कि जब कानून साजी के लिए अपोजिशन के वोट दरकार हुआ करते तो यही इदारे उनको मदद फराहम करते थे, तो आपको लगता नहीं कि जो इस वक्त इल्ज़ाम अब जनरल फैज़ हमीद पे आ रहा है, ये उस वक्त की स्टेटमेंट इस बात को रीइंफोर्स कर रही है कि शायद उनका कोई किरदार ऐसा रहा हो? जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये तो खैर 84 से है ना, ये 2018 में तो रोल नहीं शुरू हुआ, 2018 में रोल शुरू होके 2021-22 में खत्म तो नहीं हो गया ना। ये रोल तो एक हिस्टोरिक रोल है और इसकी वजूहात हैं बड़ी कॉम्प्लेक्स। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है और जो हमारी एक 51 ऑनवर्ड एक हिस्ट्री है, ये तो उसकी एक बड़ी पेचीदा तारीख है। वो एक प्रोग्राम की बात भी नहीं है, ज़ाहिर तवील उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तवील उसके ऊपर चीज़ें हैं। सो जैसा रोल वैसे ही रोल जो है वो वैसे ही रहा होगा। आई एम श्योर कोई उससे इतना मुख्तलिफ तो नहीं रहा। तो मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझूं कि उस वक्त के जो DGISI थे जनरल फैज़ हमीद, वो उस वक्त की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसके लिए अपने एक डिक्लेयर्ड रोल से हट के भी एक अपना वो उनके लिए खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। ये इंप्रेशन जो मैं दे रहा हूँ आपके ख्याल में दुरुस्त है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैं तो आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि डिक्लेयर्ड रोल से आपकी क्या मुराद है, क्योंकि 84 से जब ISI में 70 साल एक रोल उनका अलग रहा है, 84 ऑनवर्ड तो जो रोल रहा है वो यही रोल रहा है। अगर मुख्तलिफ रहा है उसके दरमियान में, अगर दरमियान में कहीं मुख्तलिफ हुआ है तो पता नहीं है। और अब ये इस केस अगर ये आगे बढ़ता है और इसमें अगर कन्विक्शन होती है जनरल फैज़ हमीद की, तो तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती है, उसकी लीडरशिप के लिए क्या? क्योंकि वो फर्द वाहिद के तौर पर तो सब कुछ नहीं करते रहे, इसका मतलब है कि कोई सियासी किरदार भी इसमें, तो सियासी किरदार मुमकिन तौर पर चौधरी साहब कौन हो सकते हैं? क्या कहा जा सकता है? अब ये तो मुश्किलें तो खैर और इससे ज्यादा फांसी ही रहनी है। अब और मुश्किलें इसमें और क्या रहेंगी? तो लोग जो हैं, जो लोग आप देख रहे हैं, उसके बाद तो यही रह गया और तो नहीं रह गया। और बाकी जो है वो मुश्किलें तो हैं, वो तो चल ही नहीं। तो आपका ख्याल है कि इस केस में कहीं इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी इम्प्लीकेट किया जा सकता है, आगे चल के उनका नाम भी आ सकता है, और जनरल फैज़ हमीद के जितने भी एक्शंस हैं उनके बेनिफिशरी मुमकिन तौर पे वो हो सकते हैं? होना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान में तलखियां कम करने की जरूरत है, पाकिस्तान में आगे बढ़ने की जरूरत है। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान है, 8 फरवरी को साबित हो चुका है। तो जाहिर है कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तलखियां बढ़ाना तो ज़ाहिर कभी भी आसान होता है, वो तो कभी भी बढ़ाई जा सकती हैं। तलखियां बढ़ाने में तो कोई मसला नहीं। लेकिन आप तो यकीनन फ्यूचर पे भी एक आपकी नज़र है, आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि जिस तरह आज अनाउंसमेंट ये आई है, या फिर उसके साथ साथ 26 नवंबर के वाक़यात को लेके जिस तरह हुकूमत चीज़ों को टेकअप करके आगे बढ़ रही है, तो तलखियाँ कम होंगी या आपके ख्याल में तलखियाँ बढ़ेंगी? नहीं, तलखियाँ तो बढ़ती नजर आ रही, कोई कम होने की गुंजाइश तो नहीं लग रही। और आई थिंक कि जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासत में उबाल है, पाकिस्तान की अदालती निज़ाम जो है जिस तरीके से उसको जो हशर नशर हुआ है, उसके नतीजे में पाकिस्तान में तलखियाँ तो बढ़ेगी। मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसमें कमी का इम्कान। और ऐसे में जो आप भी एक कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, ये किस उम्मीद के साथ और क्या आपका ख्याल है कि ये डूएबल है? और इस वक्त आप जैसे लोग शायद सोच रहे हैं, लेकिन ये सोच कहीं हुकूमती हलकों में और बिलखसूस स्टैब्लिशमेंट में भी पाई जाती है कि ये वक्त का तकाज़ा है कि कुछ ये ऑप्शन ली जाए। देखिए कि अपरेंटली तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी बात वहां पे नहीं है। उसकी वजह ये है कि वहां पे जो अभी तक हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू यही लगता है कि हमने जैसे स्ट्रीट पावर खत्म कर दी है तरीके इंसाफ की, और वोट से कौन सा हमने आना है, पहले भी वोट से नहीं आए हैं, अब भी वोट से कौन सा आना है, तो ये बस दबा के रखें और बस अपना वक्त जो है वो ऐसे ही चलता रहे। इसका इसलिए कोई हुकूमत की तरफ से तो मुझे कोई लगता नहीं है। लेकिन देखिए, हम पॉलिटिशियन हैं और पॉलिटिशियन जो है वो उसकी यही कोशिश होती है कि वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की कोशिशों में रहते हैं, रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक रास्ता बनाने की कोशिश है कि जहां पे इतनी तकलीफियां हैं, आपके पास ऑप्शन है, इनको और बढ़ाते जाएं और आप फिर इंतजार करें कि इनका क्या नतीजा होगा। दूसरी सूरत में यह है कि आप तलखियां कम करने के लिए
वो रास्ता निकालें। तो मेरी नज़र में इस वक्त जो मसला है वो ये है कि देखें, इमरान खान और पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा और हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा, तो पाकिस्तान को उसको नुकसान हो रहा है शदीद। सो ये जो कौमी हुकूमत लेकिन का आइडिया ये है कि आप जी लेकिन चौधरी साहब, इनफैक्ट अगर आपके फार्मूले पे अमल दरामद किया भी जाए तो इमरान खान साहब की जानिब से तो डे फर्स्ट से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो बात करेंगे लेकिन हुकूमत वक्त के साथ वो बैठने के लिए तैयार नहीं है। बट आप तो शायद ये तजवीज़ दे रहे हैं कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब मिल के कहीं 1 साल के प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करें। तो खान साहब ये सोच रखते हैं कि अगर ये इस तरफ जाना पड़े तो वो भी इन लोगों के साथ बैठेंगे? पहले भी बैठे हुए थे। अगर आपको याद हो कि इलेक्शनों से पहले जब पीपल्स पार्टी, नून लीग और हमारी बातचीत ही चल रही थी, एमकेएम भी उसमें शामिल थी और पार्टियां भी शामिल थी और इलेक्शन के ऊपर जो है वो बातचीत ही चल रही थी और उसी तरफ ही हम बढ़ रहे थे। तो अभी इसके ऊपर और तो ये देखें ना, प्रॉब्लम ये हुई है कि आपने पीटीआई को, इमरान खान को एक्चुअली क्रश करने में जो 3 पार्टियां हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, तीनों जो है उनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया और नेशनल पार्टी अब रही नहीं। अगर आप इससे ज्यादा, यही होगा ज्यादा से ज्यादा कि पंजाब में मजहबी जो शिद्दत पसंद है वो इसमें वैक्यूम में फायदा उठाएंगे और केपी में और बलूचिस्तान में अल्ट्रा नेशनलिस्ट इससे फायदा उठाएंगे और पाकिस्तान जो है वो और स्क्वीज होगा और उसके ऊपर और जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी। सो इस वक्त तीनों पार्टीज को सियासत में उनका हाथ पकड़ने की जरूरत है और अगर तीनों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो एक दूसरे के इंटरेस्ट को कुचल ना दें बल्कि उनको एक दूसरे के साथ आगे लेके चलें, क्योंकि पीटीआई का भी तो इंटरेस्ट नहीं है ना कि पंजाब में मजहबी शिद्दत पसंदों से और बलूचिस्तान केपी में अल्ट्रा नेशनलिस्टों से जो वेपनाइज्ड है। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून का एक एडवांटेज ये भी तो है ना, ये तीनों मिलिटेंट नहीं है, तो आप मिलिटेंट पार्टियों से तो नहीं इलेक्शन में जाना चाहेंगे। सही। और इनफैक्ट चौधरी साहब ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर शदीद इख्तलाफात और एक डिवीजन नज़र आ रही है, आपकी तो हालिया दिनों में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, तो ये कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर है और इसको लेके वो परेशान भी हैं और ये जो डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजूहात लगती हैं आपको? देखिए जी, कोई डिफरेंसेस की कोई अहमियत नहीं है। पार्टी जो है वो पीटीआई तो ज़ाहिर है 2 साल पहले जो असल काडर था वो तो उस वक्त ही खत्म कर दिया गया, क्योंकि जो काडर है वो तो या जेलों में है या हम जैसे लोग हैं जिनको टोटे मुक्के मार के सियासत से बाहर किया गया और या फिर वो है जो रोपोश है। जो मौजूदा काडर है वो तो नया है, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है पॉलिटिक्स में भी और वो नए आए हैं तो वो तो वैक्यूम में है। तो इस वक्त तो इमरान खान ही पार्टी है। इमरान खान ने पीटीआई को पार्लियामेंट्री फॉर्म के बजाय प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म है उसमें बना दिया है और अब जो इमरान खान फैसला करते हैं उसके मुताबिक बात आगे बढ़ती है। और जो उन्होंने अपना फाइनल कार्ड खेला है ये सिविल नाफरमानी वाला, आपके ख्याल में, और रेमिटेंसेस ना भेजने से मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी से, आपका ख्याल है कि ये कार्ड भी ठीक खेला है या ये कबल अज़ वक्त है और इस तरफ नहीं जाना चाहिए था? सिर्फ असल प्रॉब्लम तो ये है ना कि देखिए ना, आप ऑप्शन क्या रह गई। देखिए प्रॉब्लम ये है कि आपकी ये जो 800-900 साल की डेमोक्रेसी है इसमें आपने क्या किया था कि आपने मैकेनिज्म्स क्रिएट किए थे कि जिसमें कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। अब पहला तय हुआ कि ये इलेक्शन होंगे और जो अक्सरियत हासिल करेगा वो हुकूमत बनाएगा। ये आपने 8 फरवरी को ये फैसला लोगों ने किया पीटीआई को और इमरान खान को हुकूमत देने का। 9 तारीख को ये बदल गया। फिर जो जुडिशरी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है। आपके सामने है जो एंटी टेररिज्म के जजेस के साथ हुआ, जो हाई कोर्ट के जजेस के साथ हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट को ही फिर 26वीं तरमीम ला के खत्म कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आपने खत्म कर दिया। स्पीकर का ऑफिस, चेयरमैन सेनेट का ऑफिस, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऑफिस एक एक करके मैकेनिज्म के वो गिरा दिए गए। तो अब मुझे बताएं, आप प्रोटेस्ट के अलावा है क्या? एक कमरे में आप बंद कर दें, सांस बंद कर दें बंदे का, वो क्या करेगा? वो चीजें तो मारेगा ना। लेकिन जोसेफ, अगर वन मैन डिसीजन लेगा और उसकी ओनरशिप पार्टी के बाकी लोग नहीं लेंगे तो फिर आपको नहीं लगता कि उसका भी हशर वही 24 नवंबर के धरने जैसा होगा
कि बहुत सारे लोग तो आएंगे नहीं, और जो आएंगे वो भी कारकुनों को छोड़ के भाग जाएंगे। तो अगर ओनरशिप नहीं होगी फैसले की, तो फिर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी आपके ख्याल में? वो एक अलग थ्योरी है कि उसको कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि जब गांधी जी ने किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान में अंग्रेज राज के खिलाफ किया था, तो वो बड़ी मौसर तहरीक चली थी, बड़ी मौसर चीजें थी, उनमें कई चीजें हैं होने वाली। और पीटीआई में जाहिर है कि आपने फैसला करना है कि आप इनकलाब लाना चाहते हैं या मौजूदा सिस्टम में रह के आप जो है वो कुछ सोल्यूशन चाहते हैं। तो जाहिर है कि हम तो मौजूदा समझते हैं कि कुछ सोल्यूशन जो है वो निकालना चाहिए। और अगर हुकूमत जो है वो बिल्कुल ही कोई तैयार नहीं होगी, हुकूमत बिल्कुल ही कोई जो है वो समझे कि अपोजिशन को बर्दाश्त ही करने पर तैयार नहीं है, तो फिर तो जाहिर है कि पोजीशन और है वो फिर खराब ही होगी और खराब होगी। और लास्टली ये भी जानना चाहूँगा कि इस वक्त केस चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर फौजी अदालतों, सिविलियन के मामलात को फौजी अदालतों में चलाने का। तो अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है तो कहा जाता है कि ये मामलात बरह रास्त फौजी अदालतों के ज़ुमरे में आते हैं। तो आपको लगता है कि अब तहरीक इंसाफ के वो लोग के जो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, उनके केस अब आपको लगता है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाते हुए नजर आ रहे हैं? 1-2 साल तो हो गए हैं। तो अब ये है कि वो तो मिलिट्री कोर्ट से भी अब तक सजाएं होती तो वो इतनी ही होती थी। अब आई डोंट नो फ्रैंकली कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या सुप्रीम कोर्ट है, अदालतों से कोई इतनी उम्मीदें रही नहीं लोगों को। अदालतें एक भ्रम पे चल रही होती हैं। सिस्टम्स, आप 25 करोड़ का मुल्क है, हर एक के पीछे स्पाइक खड़ा करके नहीं मुल्क चला सकते। भ्रम होते हैं हुकूमतों के और निजाम के, वो भ्रम टूट रहे हैं और टूट चुके हैं। लिहाजा अगर आप ये कहें कि कोई सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, किसी को कोई उम्मीद है वो इंसाफ होगा या चीजें होंगी, ऐसी कोई तासुर नहीं है आम लोगों में। और इस वक्त मेरा सब आज पाकिस्तान कल के दिन हुकूमत की दरखास्त तो मुस्तरद हुई है। हुकूमत ने कहा है कि इन कोर्ट्स को कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दी जाए, बट वो दरखास्त हुकूमत की मुस्तरद हुई है। सर नहीं, जो भी है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आम जो तासुर है वो कोई हेल्पफुल नहीं है और अदालतों को बड़ा अब टाइम लगेगा अपना भरम बनाते हुए। क्योंकि जो भी है पाकिस्तान में जुडिशरी ने बड़ा असर्ट किया था, लॉयर्स ने बड़ा असर्ट किया था। अब ये दोनों इदारे जो हैं, लॉयर्स भी और जुडिशरी भी, वो बिल्कुल ही अपने इस वक्त घुटनों पे हैं और कोई आम आदमी समझता है कि उनकी कोई इतनी बुकत नहीं है कि वो निज़ाम को कोई चैलेंज दे सके। साबिक़ वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब, वक्त देने का शुक्रिया। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपने भी खबर देखी होगी, ISI के साबिक़ सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को बाकायदा तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है और बड़े संगीन इल्ज़ामात सर लगाए गए हैं। एक तो ये कि सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं, ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाया है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है, वसाइल का गलत इस्तेमाल है, और एक सियासी ग्रोह की माँ के ऊपर मुल्क में पुरतशद्दुद जो वाक़यात हैं उनसे मुताल्लिक भी तहकीकात हो रही हैं। सर, इल्ज़ामात तो बड़े संगीन हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब अगर ये कार्रवाई शुरू हो भी गई है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की, आपका क्योंकि लॉ का बैकग्राउंड है, तो ये कितने अरसे में मुकम्मल हो सकती है और फिर सजाएं मुमकिन तौर पे क्या हो सकती हैं? देखिए, आपका जो इंट्रो है उसमें आपने 2 मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र किया। पहला तो वो है जो कि ट्रायल शुरू हो गया है। ट्रायल उस वक्त शुरू होता है जब चार्जशीट कर दी जाए, और ये एक बाकायदा इंडाइटमेंट, जिसको आप उर्फ़ आम में कहेंगे कि आपको बता दिया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ क्या सबूत है, और आपको कहा जाता है कि जी अब आपका जो है मुकदमा जो है वो शुरू किया जाएगा, आपको अपना दिफा देने का हक है। और ये असल में चार्जशीट जो है वो है कन्फ्रंट करना उस मटीरियल के साथ जो कि इस तकासा के पास मौजूद है। दूसरा हिस्सा है जो तहकीकात चल रही हैं, और उन तहकीकात में जो है वो जो
9 मई के वाक़यात और इस तरह की सारी बातें जो हैं वो उसका सारा सिलसिला है और उसकी बात सुनाई दे रही है। तो पहले ट्रायल की बात कर लें। ट्रायल में जो इल्ज़ाम लगाया गया उस इल्ज़ाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो इल्ज़ाम अलग है कि आप डिफेंस मिनिस्ट्री से रब्ता करें और अपने वहाँ पे सब कीजिए, और डिफेंस मिनिस्ट्री को हुक्म ये दिया गया कि इसके अंदर आप मामलात को देखें। तो वो है जहाँ पे बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, जहाँ पे कोर्शन है, जहाँ ब्लैकमेल है, जहाँ थेफ्ट है, जहाँ पे अपने जो आपके पास इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की बात है। और ये अब शुरुआत है उसकी। जहाँ तक तहकीकात की बात है उसका दायरा जो है वो ज़्यादा वसी हो सकता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी एक के साथ साज़बाज कर के मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने की बात है। सो ये दोनों अलग अलग इंडाइटमेंट्स हैं, बट दोनों बहुत सीरियस हैं। सज़ा क्या हो सकती है ये तो डिपेंड करेगा कि क्या आपके जो इस्तिगासा क्या चीज़ प्रूव कर सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में सज़ा मेरे ख्याल में तो कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, उस पर रू रियात नहीं होनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर हम पहले हिस्से की बात करें कि जिस पे कार्रवाई एक तरह से शुरू हो गई और गालिबन वो टॉप सिटी का मामला है कि जो सुप्रीम कोर्ट पे गया, उसके बाद वज़ारत दिफा के से होता हुआ एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई। सर अगर वो उस वक्त बतौर DGC काम कर रहे थे और उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, तो इदारे के सरबराह उस वक्त कोई और थे, और जाहिर सी बात है एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, उस पर यकीनी तौर पे बाकी लोग भी इससे उनको इल्म होगा, हम एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या फ़र्द वाहिद को यहाँ पे सज़ा मिलेगी या इसमें कुछ और लोग भी हो सकते हैं कि उनको भी सज़ाएं हों? देखिए, फ़र्द वाहिद तो इस तरीके से ये करता नहीं है, और ना जो पहला चार्जशीट है उसके अंदर अकेले आदमी कोई कर सकता था। उसके अंदर मेरे ख्याल है 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल भी हैं। उसके अंदर सिविलियन लोग भी होंगे लाजमी तौर पे, जो कि इस सारे किस्से में मुलव्वस थे, क्योंकि ये मामला जो है ये काफ़ी जो है रिपीट होता रहा है और इसके अंदर बहुत सारे पैसे भी इन्वॉल्व हैं। तो ये तो वो एस्पेक्ट हो गया। दूसरा आपका सवाल कि ये क्या छुप छुपा के हुआ, तो उसमें यूँ है कि इदारे के सरबराह जो होते हैं वो माइक्रो मैनेज नहीं कर रहे होते, वो तो पॉलिसी डिसीजंस वगैरह करते हैं। जो DGC हैं और DGI और ये इनके अपने अपने दायरे इख्तियारात हैं और अपने इख्तियारात में ये काम करते हैं। ये चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि ये बहुत अहम बात ये है कि समझा ये जाता था, उर्फ़ आम में समझा ये जाता था कि कोई भी ताकतवर जनरल जो है उसको हाथ कभी नहीं कोई डालेगा, लेकिन ये बात गलत साबित हो गई है। और ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथी जो हैं वो सब इस वक्त कटहरे में हैं। अफसोस की बात यह है कि आपने अपनी यूनिफॉर्म का पास नहीं रखा, आपने अपने ओथ का पास नहीं रखा, आपने मुल्क और कौम का पास नहीं रखा। ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है, ख़ास तौर पे जबकि वो एक ऐसी एलीट फ़ौज जो कि दुनिया में जिसका जो है प्रोफेशनलिज्म माना जाता है, उसने इन हरकत से उसको ज़िक पहुंचा है, अंदरून मुल्क भी और बैरून मुल्क भी। अशरफ साहब आप हमारे साथ रहिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। इनफैक्ट ये जो दूसरा पार्ट है अशरफ साहब जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर इंतशार, बदमनी और किसी ग्रोह के सियासी अज़ाइम की माँ के ऊपर ये सब कुछ करना, और फिर 9 मई के वाक़यात का भी जिक्र किया कि जिस दिन मुल्क की दिफाई तनसीबात के ऊपर अटैक्स किए गए, तो मैंने कोशिश की है कि माजी में कोई इस तरह की कोई साजिश, तो मुझे तो लगता है कि गरतला साजिश केस एक ऐसा है कि जब उस वक्त 1969 में कहीं मुजीबुर रहमान साहब के ख़िलाफ़ एक केस बना था और उसमें भी इल्ज़ामात कुछ ऐसे थे कि वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर आर अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान।
तो आपको लगता है कि अगर यहाँ पे भी कुछ शवाहद मिलते हैं तो फिर इन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर, इन्हीं सेक्शंस के तहत ही कोई मुकदमा बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगरतला के अलावा ये जो मामला था FP अली का, फिर जो आपकी रावलपिंडी साजिश केस था, ये भी आया बीच में, और उसके बाद एक और जनरल का नाम ही वॉज अ मेजर जनरल, मुझे उस पर्टिकुलर केस का जो है जहाँ पे ये सारा सिलसिला चल रहा, मेरे ख्याल है जनरल ज़ियाउल हक उसके थे, कोर्ट मार्शल के जो सरबराह थे, फील्ड कोर्ट मार्शल के, शायद ज़हीरुल इस्लाम थे, शायद वो भी, उनका नाम भी कुछ ऐसा था शायद, तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा ही थे। तो ये सारी बातें जो हैं ये माजी में भी हुई हैं, और आई होप कि आने वाले दिनों में जब ये सारे सिलसिले जो हैं वो पाया तकमील तक पहुंचेंगे तो डिटेरेंस भी होगी और रेफॉर्मेशन भी होगी। और इनफैक्ट इसमें ये जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई सियासी गिरोह या जमात इस फेल में मुलव्वस पाई गई और ठोस शवाहद मिले तो फिर सज़ाएं क्या होंगी, इंडिविजुअल्स को या बतौर सियासी जमात भी उस गिरोह को सज़ा दी जा सकती है, और क्या ऐसी जमातें कलअदम करार दी जा सकती हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इस वक्त जो पार्लियामान के अंदर उनकी मौजूदगी है सर, इसका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, जो इसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, एक वो जो कि क्रिमिनल साइड है और दूसरी वो जो कि सिविल साइड और उसके अंदर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके। पहला हिस्सा जो है वो यूं होगा कि अगर ये शवाहिद आ जाते हैं कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं तो फिर उनको भी आप कोर्ट मार्शल के मामले में ला सकेंगे, और क्योंकि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री की बात है। 80 तनसीबात जो हैं उनको नुकसान पहुंचा था, और आपने देखा कि किस तरीके से एक मुनज़्ज़म तरीके से एक ही वक्त में ये टारगेटेड अटैक्स थे। तो ये कोई सिंगल हैंडेडली तो होता नहीं है, और जो अटैक करने वाले थे वो यूनिफॉर्म में थोड़ी थे, वो तो सिविलियंस भी थे, और हो सकता है उसमें कुछ अफगानी भी हों, जिस तरह पिछले दिनों भी आपने देखा कि अफगान नेशनल्स भी इन मामलात में पेश थे। तो ये एस्पेक्ट जो है अगर वो आगे चलता है तो वो उसमें क्रिमिनल सजाएं हो सकती हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कि अगर कोई सियासी जमात ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस पाई जाए जो कि मुल्क को और कौम को ज़ख्म पहुंचाते हैं, और उनको फिर जो है उनका रेफरेंस बनता है और फिर सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास वो इख्तियार है कि उस जो फेडरल गवर्नमेंट की जो तहकीकात हैं और फेडरल गवर्नमेंट का जो रेफरेंस है उसके ऊपर वो कैसे जवाब देती है। याद रखिए, मेरी नज़र में पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको जो है उनके अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए, उनके अंदर ये सारे मामले होने चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उनको आप इस तरीके से डील करें कि उसके अंदर मस्बत नताइज निकलें। हर पॉलिटिकल पार्टी में ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही लोग हों जो कि मुल्क और कौम की को दाव पे लगा दें अपने इक़्तिदार के लिए। मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ में भी बहुत अच्छे लोग भी होंगे, एंड आई वुड से कि ऐसे लोगों को जो मुल्क दुश्मन सोच रखने वाले लोग हैं उनसे अपने आप को अलहदा करना चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अपना अपना हिस्सा डालना है, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी को उस नहज तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन अगर ये नहीं ठीक होता तो फिर पॉलिटिकल पार्टी बैन भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशरफ असाब साहब के आपने गुफ्तगू। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
आपने अनाउंसमेंट देखी होगी, आपकी नज़र से गुजरी होगी, जो ISPR की जानिब से जारी की गई है कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब को बाकायदा तौर पर अब चार्जशीट कर दिया गया है और बड़े संगीन इल्ज़ामात आमात हैं। क्या कहेंगे सर? एक तो ये कि क्योंकि आपका मिलिट्री का बैकग्राउंड है, तो ये अब कार्रवाई कितनी देर में, कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने शो पे लिया। सबसे पहले तो ये कि ये जो आज प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर चार्जशीट लगाई गई है, तो इसका मतलब है कि जो अगस्त में गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त से लेके अब तक ठोस शवाहिद इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास आ चुके हैं और इस हिस्से में उनके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई, चार्जशीट तैयार हो गई है और अब उनका ट्रायल होगा और फिर आखिर में उनकी पनिशमेंट जो भी कोर्ट बेहतर समझेगी वो होगी। लेकिन मैं ओवरऑल अगर देखूं इस चीज को तो ये न सिर्फ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए बल्कि जितने भी ऐसे अनासर हैं जो कि पाकिस्तान को वीक करने के लिए या उसके रिप्यूट को या उसके जो मकाम है इंटरनेशनली उसको डायल्यूट करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, तो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो या कोई बिलियनर हो, बिजनेसमैन हो, अब उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये डरावना ख्वाब साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले है, हम हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं और सबसे पहले पाकिस्तान, तो लिहाजा जनरल फैज़ हमीद जो है वो अब ट्रायल का सामना करेंगे और उनको तमाम सहूलतें जो है वो उस हिसाब से लीगल दी जाएंगी, अपने पसंद का वकील कर सकेंगे ताकि इंसाफ के तकाजे सारे पूरे हो सकें। यकीनन वो तो है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये भी मैं जानना चाहूँगा कि वो अपनी ज़ात में अकेले, तो अगर उन्होंने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया या वसाइल को इस्तेमाल किया है, गोया कि वो फ़र्द वाहिद तो नहीं होंगे, उनके साथ जुड़े कुछ और लोग भी होंगे इदारे में, तो आपको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ एक शख्स को सज़ा होगी या दीगर लोग भी हो सकते हैं कि जिनके खिलाफ मुकदमा चलें और उन्हें भी सजाएं हों? देखिए, ऑब्वियसली एक सिटीजन, कॉमन सिटीजन जो मेरी भी और आपकी अप्रीहेंशन है बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अकेले बढ़ते वाहिद जो हैं वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते थे, उनको लाजमी या तो किसी और की जो चाहे सिविलियन हो या उनके साथ के रिटायर्ड कोई ऑफिसर्स हों या उनके जो हमअसर हैं उनकी कोई सपोर्ट अगर हुई और उनके खिलाफ भी शवाहिद मौजूद पाए गए तो उस सिलसिले में FGCM का उनके ऊपर भी चार्ज जो है वो लागू होंगे। तो लिहाजा इसके अंदर सिर्फ वर्द वाहिद के ऊपर मैं नहीं समझता कि वो सिंगल हैंडेडली तमाम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अगर उनके साथ उनके सहूलतकार या उनके कोई फैसिलिटेटर थे, बेटर्स थे, उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई वैसी ही होगी, क्योंकि चार्ज काफी सीरियस है, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को डेंट करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के वकार को और उसके साथ साथ आर्म फोर्सेस के वकार को मजरू करने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, जितने सीनियर रैंक उतनी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी में एक लेफ्टिनेंट कप्तान से तो आप तवक्को कर सकते हैं कि वो गलती करे, लेकिन इतने सीनियर रैंक के ऑफिसर से इस किस्म की गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ना सिर्फ वो एक सीनियर रैंक पे फाइज रहे हैं बल्कि एक इंतहाई हसास जो है DGI भी रह चुके हैं, तो उनसे इस किस्म की तवक्को नहीं थी। तो लिहाजा जो चार्जशीट है वो उसी को जारी की जाती है जब ठोस शवाहिद, नाकाबिले तरदीद शवाहिद पास हों। तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंदा और पाकिस्तान आर्मी की जो खुद एहतसाबी का अमल है उसको वाज़े तौर पे शो करता है और मैं समझता हूँ यकीनन वो तो है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं अब अगर आपसे जानना चाहूँ कि इस वक्त जो प्रेस रिलीज है वो तो ये शायद बता रही है कि जो पहला मामला है वो शायद सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे, एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी जिनकी जानिब से एक दरख्वास्त आई थी, उसके ऊपर फिर वज़ीर दफा को वो मार्क की गई और फिर तहकीकात हुई कि बतौर DGC उन्होंने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो भी एक्शंस लिए वो कोई कानूनी और जायज़ नहीं थे। तो आपको नहीं लगता कि अभी तक तो उस मामले पे कार्रवाई होगी, उसके बाद जो उनका सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना या फिर 9 मई के वाक़यात का जो जिक्र किया गया है उससे मुताल्लिक तो तहकीकात अभी चल रही हैं, उसके ऊपर भी कोई चीज़ें किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची, ऐसे ही है सर? जी देखिए, इस वक्त जो प्रेस रिलीज के मुताबिक मल्टीपल चार्जेस उनके ऊपर हैं, जिसमें कि न सिर्फ अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए एक जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, उसके साथ साथ 9 मई का जिक्र भी है। अब 9 मई के जिक्र के हिसाब से इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो पुरानी उनकी एफिलिएशंस थी अदारे के साथ, उसको अपनी पोजीशन जो एक अपॉइंटमेंट या DGI सही शायद उसको उन्हें इस्तेमाल करते हुए कुछ इस किस्म के हालात क्रिएट किए कि 9 मई का वाकया जो है जिससे पाकिस्तान के ऊपर एक बदनामा दाग है, मैं तो समझता हूँ कि वो उस दिन वहां पे हेल्ड हुआ। तो लिहाजा मल्टीपल चार्जेस हैं और 9 मई के हिसाब से भी लाजमी इनके पास सबूत होंगे, क्योंकि वो जो हाउसिंग अगर स्कीम वाली सिर्फ बात होती तो ये FGCM ये कोई नई चीज नहीं है। सीनियर और जूनियर ऑफिसर्स
अगर खुदा न खास्ता इस किसी किस्म की भी अपने जो दायरा से बाहर निकल के अगर कोई कार्रवाई करते हैं या किसी एक्टिविटी मुलविस पाए जाते हैं तो कोर्ट मार्शल फौज का एक नॉर्मल तरीका है, तो इन हाउस ही सब कुछ होता रहता। लेकिन चूंकि इसमें पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को डेंट करने की कोशिश की गई, जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व थी, पोलिटिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी, जो कि एक अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर जिसके लिए वो नहीं थे, तो उस सिलसिले के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद 9 मई के हिसाब से भी ठोस शवाहिद मौजूद होंगे। अभी ये सारी क्यास आ रही हैं, जब ओपन ट्रायल चलेगा तो फर्दर इसी क्लैरिटी आ जाएगी। और आप ब्रिगेडियर साहब, इनफैक्ट आपको ये नहीं लगता कि जनरल फैज हमीद बहरहाल एक 3 स्टार जनरल थे और बड़े एक हसास इदारे के सरबराह रहे हैं, उन्होंने 2 कोर्स को हेड किया, पेशावर और गालिबन भावलपुर की, तो ऐसे शख्स के कुछ सियासी अज़ाइम थे? क्योंकि हमें तो मालूम है कि जब काकूल एकेडमी में कैडेट्स पास आउट परेड करते हैं, पासिंग आउट परेड में, तो वहाँ पे वो बाकायदा हल्फ लेते हैं कि उनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, ना वो सियासी मामलात में मुलविस होंगे। बट एक 3 स्टार जनरल अगर उसके कोई सियासी अज़ाइम थे तो कुछ सर्विलेंस का जो निज़ाम होता है, आपको लगता नहीं कि उसका कहीं ना कहीं फेलियर नजर आता है हमें? देखिए, ये जो जितनी भी अभी बातचीत हुई है वो पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो उस सिलसिले में हुई है। जब ये सर्विस में थे तो उस वक्त इस तरह की चीजें सरफेस नहीं हुई थी। हाँ, ये जरूर है कि इनकी पसंदीदगी थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ, लेकिन वो होना कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब रिटायर हुए हैं और 2 साल का जब अरसा जो है वेट करना पड़ता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से पहले, तो शायद वहां पे इनसे गलती हुई है। और वैसे भी चाहे आप रिटायर्ड हो या सर्विंग हो, पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो अब पे लागू होता है। जैसे मैं रिटायर हूं तो मेरे पे भी लगता है, क्योंकि मुझे पेंशन मिलती है, मुझे मेडिकल की सहूलतें हैं, तो उतनी फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है। तो लिहाजा पोस्ट रिटायरमेंट ज्यादा इसकी असर और रसूख था। और अगर प्री रिटायरमेंट की अगर बात की जाए तो अगर उस तरह के भी कोई सबूत हैं तो तभी तो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। अगर हम इसको इस तरह छोड़ देते तो ये इसका मतलब है कि फौज को कोई इतराज नहीं था। तो फौज को इतराज है तभी तो इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस अहम मामले पे हमने पीपल्स पार्टी के नुक्ता नज़र को भी अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी ने डॉन ग्रुप पर पाबंदी लगा रखी है और हमने इस दौरान प्रोग्राम में उनको मदऊ करने के लिए कई बार कॉल्स किए, लेकिन ना तो कॉल्स उठाई गई और ना ही कॉल का जवाब दिया गया। अब भी पीपल्स पार्टी हम समझते हैं कि हक रखती है कि इस प्रोग्राम में अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने सामने रखे नाजरीन के, और अगर वो ऐसा करना चाहेंगे तो उनके हम पॉइंट ऑफ व्यू को अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।